कि RSMSSB जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इसका एग्जामिनेशन 6 फरवरी और 7 फरवरी को डिप्लोमा और डिग्री के लिए होना निर्धारित हुआ है। 1111 वैकेंसीज में लगभग 1000 से ज्यादा वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग की हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज की संख्या सिर्फ 14 है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज की संख्या कुछ कंबाइंड है। बट एक बहुत ही थोड़ा सा निराशाजनक बात यह भी है कि काफी कम वैकेंसीज हैं एज कंपेयर टू सिविल। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज देखा जाए तो लगभग ऐसी ही होती हैं हर डिपार्टमेंट में, किसी किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा होती है, जैसे PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात कर लीजिए। कभी कभी SSC JEE में भी काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाती हैं, RRB JEE में भी आ जाती हैं। बट अगर ऐसे छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स देखा जाए तो उनमें वैकेंसीज की संख्या कम ही होती है। छोटे मोटे कहने का सेंस यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वैकेंसी से है, यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट के रेवेन्यू से यहाँ पर कोई भी तात्पर्य नहीं है। हर डिपार्टमेंट में लगभग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज कम ही होती हैं, बट हमें उन्हीं वैकेंसीज के लिए फाइट करना है। तो हम इस बार भी RSMSSB JEE की इन वैकेंसीज के लिए जरूर फाइट करेंगे, चाहे हम डिप्लोमा होल्डर्स हैं या फिर हम डिग्री होल्डर्स हैं। आप सभी लोगों को, चाहे आप डिप्लोमा किए हुए हों या फिर आपने डिग्री कर रखी है, आपने बीटेक कर रखा है, आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज जरूर करना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि RSMSSB JEE के जो सिलेबस है वो क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो सिलेबस में मैंने ये जानकारी दी थी आपको कि जो आपका ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है डिप्लोमा के लिए वो कंप्लीटली SSC JEE के सिलेबस को फॉलो करता है। और जो डिग्री का जो सिलेबस है उसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे EMFT है, कंट्रोल सिस्टम्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो गेट में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, गेट एंड ESE के सिलेबस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों को डिग्री का पेपर मैं लेकर आ गया हूं, डिग्री का पेपर आपके सामने, और मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो आप सभी लोगों को ये एनालाइज हो जाएगा कि किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाते हैं डिग्री के लिए। सवाल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो यहां पर आप सभी डिप्लोमा वाले ही क्यों ना हो, डिप्लोमा होल्डर्स भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन लाया हूं जो मैच कर रहे हैं डिप्लोमा के सिलेबस से। कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हैं जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं JEE फाउंडेशन बैच में, जिसमें कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता है ना। JEE फाउंडेशन बैच में ये पढ़ाया जाता है डिप्लोमा वालों को भी, ताकि पूरे भारत में हो रहे और भी एग्जामिनेशन जिसमें आता है वो ये सभी सब्जेक्ट्स जिसमें आते हैं वो एग्जामिनेशन डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी दे सकें। तो आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी देखना जरूरी है, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अंत तक। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पर आपका जो मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है आशीष सोनी, लगभग 9+ ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं, कुछ इन सब्जेक्ट्स के साथ यहां डील कर रहा हूं, बहुत सारी रैंक्स प्रोड्यूस कर चुका हूं। RRB JEE के कुछ बैचेस इस समय करंटली ऑन गोइंग हैं, जैसे कॉम्बो बैच इन फीचर्स के साथ सिर्फ 799 में मिल जाता है, और CBT 2 का बैच 499 में मिल जाता है। CBT 1 का एग्जामिनेशन आपको पता है 16, 17, 18 दिसंबर को है ना। आने वाले दिनों में आपका CBT 1 एग्जामिनेशन है, तो आप CBT 2 की तैयारी करना जरूरी है। तो CBT 2 का बैच आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। JEE फाउंडेशन बैच में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। आप खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर जाइए और डायरेक्टली आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की बैचेस को एनरोल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हो। कंट्रोल सिस्टम्स में करंटली पेड बैचेस में पढ़ा रहा हूं। बात करेंगे यहां पर पहले सवाल की। टेलीग्राम चैनल यहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, KGS इंजीनियर्स है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, फैक्टराइजेशन, एम्प्लीफिकेशन और मॉड्यूलेशन। आप देख सकते हैं सवाल किस लेवल के हैं। हालांकि कुछ सवाल थोड़े से अच्छे भी दिखेंगे बाद में आपको, लेकिन जो सवाल का लेवल है वो इजी ही है, चाहे वो डिग्री का ही पेपर क्यों ना हो। डिप्लोमा के पेपर का तो और भी आसान लेवल रहेगा, मैं आपको डिप्लोमा के पेपर का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड, ऑब्वियस सी बात है, AC से DC में बदलने की प्रक्रिया जो है वो आपको कहलाती है रेक्टिफिकेशन। इसको रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। सही जवाब इसका आंसर ए होगा।
ठीक है ना। अब यहां पर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कह लीजिए रिलेट करता है, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेट करता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्टर्स बोलते हैं उनको। थायरिस्टर्स से जो बने हुए आपके रेक्टिफायर्स होते हैं उनको कन्वर्टर्स कहा जाता है, और कन्वर्टर्स का प्रयोग भी एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा। हालांकि प्योर डीसी नहीं मिलता है, उसको फिल्टर करने की आवश्यकता जरूर होती है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगला है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है पूर्णतया। एक सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर जिसकी जो आपका वोल्टेज आप इनपुट पे दे रहे हैं वो 400 साइन 314T है और रेजिस्टिव लोड है। देखिएगा कह रहा है रेजिस्टेंस एज अ लोड है। पर अ फायरिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के फायरिंग एंगल के लिए एससीआर में जो होगा वो 60 डिग्री का फायरिंग एंगल है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। चलिए आपको यहां पर मैं इसको बनाकर दिखा देता हूं। जब अगर आपने इनपुट में दिया है तो आपने इनपुट में दिया है कितना, 400 साइन 314T ये दिया है आपने इनपुट में। और अब आप यहां से आपने एक थायरिस्टर लगाया है इस प्रकार से, और आपने एक रेजिस्टिव लोड लगाया है ये, और इस रेजिस्टिव लोड पर आप आउटपुट चाह रहे हैं V0, और ये थायरिस्टर है, इसकी जो फायरिंग एंगल है वो आपका 60 डिग्री का है। तो आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में जब इसमें आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, इसकी जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसकी जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से इसकी वेव फॉर्म आएगी। आपको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फिर से मिलेगा। यहां से यहां तक जो ये फायरिंग एंगल देख रहे हैं 60 डिग्री का है। 60 डिग्री के बाद आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। चलिए तो ये जो पीक वोल्टेज आप देख रहे हो ये पीक वोल्टेज 400 का है, और यहां जो आपको ओमेगा टी दिया है वो 314T दिया है। ये वोल्टेज का डायग्राम है। इसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है Vm/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला लगता है यहां पर, क्योंकि हाफ वेव कंट्रोल्ड है। अब यहां पर Vm की वैल्यू 400 दी गई है जैसा कि आप इनपुट में देख रहे हैं। 1 प्लस कॉस अल्फा जो है वो 60 डिग्री दिया है यहां पर, और डिवाइडेड बाई आपका 2 पाई हो जाता है। कॉस 60 की वैल्यू 0.5 होती है, 1 प्लस 0.5 आपको 1.5 मिलेगा। 400 मल्टीप्लाई 1.5 इन डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2 पाई। तो ये हो जाएगा आपका 600 बाई 2 इज इक्वल्स टू 300 बाई पाई यहां पर सही जवाब हो जाने वाला है। तो ये आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। सही जवाब आंसर हो जाएगा इसका ए। तो जिसने भी ए सोचा होगा उसका बिल्कुल सही होगा ये सवाल। करेक्ट आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा है कि अगर टी जो है वो टाइम पीरियड है किसी चॉपर सर्किट का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी अच्छा खासा वेटेज दिख रहा है मुझे RSMSSB JEE डिग्री के पेपर में। अगर टी टाइम पीरियड है चॉपर के लिए, चॉपर सर्किट के लिए, और अल्फा जो है वो ड्यूटी साइकिल है, तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये सवाल में पूछा है। तो देख लेते हैं फटाफट से कितने लोग इसका आंसर करते हैं। सभी लोग पॉज करके इसका आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसने कहा है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए चॉपिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 टोटल टाइम पीरियड। अब आप सब लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो ड्यूटी साइकिल होती है वो होती है टी ऑन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड। ये होता है आपका अल्फा जो ड्यूटी साइकिल होता है ना। तो यहां पर स्टेप डाउन चॉपर या स्टेप अप चॉपर नहीं कहा है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं स्टेप डाउन चॉपर को, जहां पर अल्फा जो होता है वो टी ऑन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो जाता है। अब यहां पर अगर आप 1 बाई टाइम पीरियड देखेंगे तो 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप 1 बाई टाइम पीरियड की जगह यहां पर आप टी ऑन इसको हम लिख सकते हैं इनटू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं जिसको चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है। तो यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी ऑन इनटू फ्रीक्वेंसी, और यहां पर चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अल्फा अपॉन टी ऑन। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए सही जवाब आपका हो जाएगा अल्फा अपॉन टी ऑन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप RSMSSB JEE डिग्री के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो। ओके, आपको मैं JEE फाउंडेशन बैच में इस समय कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ा रहा हूं और आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा इसके बाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर लोड जो है बढ़ता चला जाए इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में लोड अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल सवाल, डिप्लोमा वालों को भी देखना चाहिए इस सवाल को।
तो मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर लोड बढ़ता चला जाए इंडक्शन मोटर में तो पावर फैक्टर जो है वो इंप्रूव होता है इंडक्शन मोटर में। क्योंकि अगर आप पावर फैक्टर की बात करें इंडक्शन मोटर में तो पावर फैक्टर जो है वो नो लोड पर इंडक्शन मोटर का बहुत ही खराब पावर फैक्टर होगा। यूं कह लीजिए 0.2 0.1 के 0.2 के लगभग पावर फैक्टर होगा। और ये पावर फैक्टर बढ़ता चला जाता है अगर आप कंटिन्यूअसली लोड जो है वो बढ़ाते चले जाएं। तो यहां पर ये याद रखने वाली बात जरूर होगी। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए लिखा हुआ है पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल फुल लोड। जब तक फुल लोड पर नहीं पहुंच जाता तब तक पावर फैक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पावर फैक्टर बढ़ता चला जाएगा फुल लोड तक, लेकिन उसके बाद फिर गिरने लगेगा, गलत होगा। पावर फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहता, पावर फैक्टर घटता नहीं है। सारे ऑप्शन यहां पर गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाएगा जहां पर हायर स्टार्टिंग टॉर्क होता है और वहां पर हमें वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज की आवश्यकता होती है? कौन सा मोटर यूज किया जाएगा? डीसी मोटर यूज किया जाएगा, सिंक्रोनस मोटर यूज किया जाएगा, इंडक्शन मोटर यूज किया जाएगा या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज किया जाएगा? बताइएगा सभी लोग। सेशन को एक बार जरूर से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा आपको। यहां पर देखिए कहा है कि कौन सी मोटर, देखिए कहा है वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज, बहुत ही वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज चाहिए। आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा है कि डीसी मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसमें स्पीड कंट्रोल काफी अच्छा आप कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोलिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो डीसी मोटर ही इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। और हायर स्टार्टिंग टॉर्क की बात क्या करना, तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क आपको डीसी मोटर में ही मिलता है। ऐसा समझिए कि आपकी एक 4 पोल की मशीन है। मैं यहां पर 4 पोल बना देता हूं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब आपने मोटर में डीसी एक्साइटेशन दिया है तो उसमें भी कुछ मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स जनरेट हुए हैं। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। डीसी एक्साइटेशन दिया है आपने और परमानेंट मैग्नेट्स आपके स्टेटर पर भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये नॉर्थ पोल मान लीजिए कि इस तरीके से जनरेट हुआ तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में रिपेल करता है, तो अगर ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में रिपेल करता है तो अगला साउथ पोल जो है वो इस नॉर्थ पोल को तुरंत अट्रैक्ट करना चाहेगा। और जिस पर्पज से एक आपको रिपल्शन फोर्स तो देखने को मिलेगा इस नॉर्थ पोल से, तो अगला अट्रैक्शन फोर्स भी देखने को मिलेगा। 2 फोर्सेस एक साथ इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ इससे आगे बढ़ाने और इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके से रोटर में सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क आपको डीसी मोटर में देखने को मिलता है। तो सही जवाब यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। इंडक्शन मोटर की जो शाफ्ट है वो किससे बनी हुई होती है? 1 नंबर का सवाल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जो इंडक्शन मोटर की शाफ्ट होती है वो कार्बन स्टील से बनी हुई होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कार्बन स्टील से इसकी जो है शाफ्ट बनी हुई होती है। हम बहुत ज्यादा ब्रिटल नहीं रखेंगे तो हाई स्टेनलेस स्टील का प्रयोग नहीं करेंगे और कास्ट आयरन का प्रयोग भी प्रॉपर नहीं किया जाएगा, है ना। तो कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है इंडक्शन मोटर की शाफ्ट बनाने के लिए। तो जिसने भी आंसर ए सोचा होगा या दिया होगा उसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल तो आपने देखा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स। तो कंट्रोल सिस्टम का सवाल है, कहा है कि हमें इनिशियल वैल्यू निकालना है। अगर एफएस आपको दिया है, कोई सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन दिया है 2 ब्रैकेट में s+1 अपॉन s² + 2s+5। तो यहां पर इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए आपको लिमिट लगानी होती है। लिमिट t टेंड्स टू 0 लगाएंगे या फिर आप लगाएंगे लिमिट, अगर आपका लाप्लास डोमेन में है तो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी। s टेंड्स टू इंफिनिटी SFS हो जाएगा। तो यहां से आप इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू निकालेंगे तो इनिशियल वैल्यू f0 प्लस हो जाएगी आपकी लिमिट। अब चूंकि आपका यहां पर fs दिया हुआ है तो ये s इंटू fs हो जाएगा 2 ब्रैकेट में s+1, डिनोमिनेटर में हो जाएगा s और आपका s² + 2s+5। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इंफिनिटी जैसे ही रखेंगे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं किया जाता है। तो आप ऊपर से s कॉमन ले लेंगे और नीचे से s² कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी और ऊपर से जब आप s कॉमन लेंगे तो हो जाएगा s² इंटू 2 ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन s हो जाएगा यहां पर। और नीचे से s² कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 + 2s, डिनोमिनेटर में s² प्लस
5 अपॉन एस स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और फिर लिमिट पुट कर दीजिए। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, और आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी प्लस में 5 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, तो एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, किसी के भी बटे में इंफिनिटी होता है तो 0 होता है, तो यहां सिर्फ ऊपर में 2 बचेगा और यहां पर 1 प्लस 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा 2। जिसने जिसने भी ए दिया होगा उसका सही जवाब है इस सवाल के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लीकेज करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज रेफर्ड टू एज द, लीकेज करंट जो है ट्रांसमिशन लाइन में किसकी वजह से होती है, यह सवाल पूछने का प्रयास कर रहा है। तो लीकेज करंट कंडक्टेंस की वजह से होती है, पोलराइजेशन की वजह से होती है, रेजिस्टेंस की वजह से होती है, या रेडिएशन की वजह से होती है। सभी लोग आंसर कीजिएगा इस सवाल का। लीकेज करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज रेफर्ड टू एज द, तो लीकेज करंट ट्रांसमिशन लाइन में होती है कंडक्टेंस की वजह से। तो जिसने जिसने भी आंसर ए दिया होगा उसका सही है। ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर्स होते हैं, आर एल सी जी, ये होता है आपके ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स। ये हो गया आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी और ये हो गया जी। चार्जिंग करंट जो होती है वो चार्जिंग करंट इस कैपेसिटेंस की वजह से होती है, शंट कैपेसिटेंस की वजह से होती है, और जो लीकेज करंट होती है वो कंडक्टेंस के कारण होती है ना। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल लॉसेस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सभी जो मटेरियल्स हैं, सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खोने लगते हैं। कब खोने लगते हैं? जब उनको एल्यूमिनियम बॉक्स में रखा जाए, जब उनको वैक्यूम में रखा जाए, जब उनको बहुत ठंडा किया जाए, कम तापमान पर लेकर जाया जाए, या फिर उनको बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाए। आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है पढ़ना होगा। देखिए राजस्थान के पेपर की एक खास बात होती है, चाहे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग रहेगा तो आप इस पेपर को आसानी से जो है क्लियर कर लोगे। किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स को बहुत ही अच्छा, फंडामेंटल्स को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। सभी सवालों को देखकर ऐसा ही लगता है। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में अपनी प्रॉपर्टी, जब मैग्नेटिक मटेरियल खोने लगता है वो तभी खोने लगता है जब उसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ज्यादा गर्म करोगे, क्यूरी टेम्परेचर तक लेकर जाओगे तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और पैरामैग्नेटिक जो है वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा। तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोने लगते हैं जब उनको गर्म किया जाए। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। अगर हमें बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो हमें क्या करना होगा? क्या हमें इंस्ट्रूमेंट्स को क्रिटिकली डैम्प्ड करना होगा? क्या हमें उनकी डैम्पिंग वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम रखनी होगी? क्या हमें डैम्पिंग वैल्यू ओवर डैम्प्ड रखनी होगी, यानी कि जीटा? देखिए जो डैम्पिंग वैल्यू होती है जीटा से डिनोट किया जाता है, और जीटा की वैल्यू 1 होती है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए। ठीक है, जीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है अंडर डैम्प्ड के लिए। ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स को हम अंडर डैम्प्ड वैल्यू का ही डिजाइन करते हैं। ज्यादातर सिस्टम्स को हम अंडर डैम्प्ड वैल्यू का डिजाइन करते हैं। टिपिकल वैल्यू जीटा की 0.3 से लेकर 0.8 के बीच में और 0.8 के आसपास रखा जाता है, क्योंकि वो ऑसिलेशन जैसे आप इनपुट देते हैं तो ऑसिलेशन होते हैं, उसके बाद वो ऑसिलेशंस जो है वो डैम्प आउट हो जाएं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो ऑसिलेशंस जो है वो एक बार कभी भी आप देखो अपने स्टेबलाइजर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर घर पे आपने कभी यूज किया हो, आपने रेगुलेटर को जैसे ही 230 वोल्ट पर लेकर जाने का प्रयास किया हो तो पॉइंटर एक बार में 230 पर नहीं पहुंचता। पॉइंटर 230 के आगे भी जाता है और 230 के पीछे भी आता है, और फिर इस तरीके से ऑसिलेशन करके धीरे 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 वो 230 पर स्टेबल होता है। कोई भी देख लीजिए, किसी भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, जो है जो आपकी दी गई इनपुट वैल्यू है उसको क्रॉस करता है एक बार, और फिर उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन करता है, फिर वो ऑसिलेशंस धीरे धीरे डैम्प आउट होते चले जाते हैं।
तो इसीलिए ज्यादातर सिस्टम्स को अंडर डैम्प्ड वैल्यू के ही लिए ही डिजाइन किया जाता है, जिसमें जीटा की वैल्यू 1 से कम हो और क्रिटिकल वैल्यू जिसको कहा जा रहा है उससे कम हो। ओवर डैम्प्ड के लिए कभी भी नहीं डिजाइन किया जाता, जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ओवर डैम्प्ड होगा और इसमें सिस्टम जो है वो लेथार्जिक हो जाता है। तो यहां पर हम इस सिस्टम में नहीं डिजाइन करते हैं, अंडर डैम्प्ड के लिए डिजाइन करते हैं, बट अंडर डैम्प्ड में एक वैल्यू स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू वुड बी द करेक्ट चॉइस एज कंपेयर टू ऑप्शन डी। अंडर डैम्प्ड में क्या वैल्यू है क्या नहीं इसमें हम नहीं कह सकते, इसीलिए स्लाइटली लेस देन वैल्यू, लेस देन 1 वैल्यू को रखना प्रेफरेबल होगा, ऑप्शन बी प्रेफरेबल होगा एज कंपेयर टू ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, एक चॉपर क्या है बताइएगा सभी लोग, चॉपर क्या है? एक व्हाट इज द चॉपर? चॉपर क्या है? देखिए पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम्स, मेजरमेंट्स, इसके अलावा अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रहा तो वो, ये पार्ट 6 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो है वो मैं करा रहा हूं। पार्ट 2 में आपको दीपा मैम नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो है वो दीपा मैम कराएंगी। चॉपर क्या है? तो चॉपर आपका एक डीसी ट्रांसफार्मर है। क्यों कहा जाएगा डीसी ट्रांसफार्मर? देखिए ट्रांसफार्मर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट में लेवल को ऊपर या नीचे करना। एसी में काम करता है ट्रांसफार्मर और ऊपर और नीचे करता है, लेवल को मेंटेन करता है एसी में ही। लेकिन अगर आप चॉपर में बात करें तो चॉपर फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी में काम, फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्जन करता है, लेकिन रहती डीसी ही है, रहती डीसी ही है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफार्मर का एक डीसी रूप है, ऐसा समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर डीसी में काम कर रहा है। सो बिल्कुल सही होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चॉपर इज अ डीसी ट्रांसफार्मर। तो जिसने जिसने भी ए दिया होगा उसका सही है। एसी टू डीसी कन्वर्टर एक आपका रेक्टिफायर होगा या कन्वर्टर होगा, ठीक है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा इसके लिए। टाइम रेशियो कंट्रोलर, ये भी एक ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता चॉपर, टाइम रेशियो कंट्रोल, हालांकि चॉपर में अचीव करते हैं बट चॉपर ये नहीं है। टाइम रेशियो कंट्रोल आप चॉपर में अचीव करते हैं बट ये चॉपर नहीं है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच, सेमीकंडक्टर स्विच भी नहीं है ये, हाई स्पीड यानी मॉसफेट की बात कर रहा है। क्या मॉसफेट है ये? बिल्कुल भी नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइएगा सभी लोग, स्नबर सर्किट का प्रयोग क्यों किया जाता है? डीआई बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए, फेज शिफ्टिंग के लिए, ट्रिगरिंग के लिए, या डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए? सभी लोग बताइएगा। थायरिस्टर में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्नबर सर्किट का प्रयोग किया जाता है डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए। जिसने जिसने भी ऑप्शन डी दिया होगा उसका सही जवाब है। ओके, डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन इज द राइट आंसर। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इस तरीके से जो है वो सर्किट में लगे हुए होते हैं। ओके, ये आरसी सर्किट इस तरीके से लगा हुआ होता है और हायर डीवी बाई डी टी से डीवी बाई डी टी को सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डीवी बाई डी टी अगर ज्यादा रहा तो उस केस में क्या होगा, चॉपर जो है वो डैमेज हो सकता है। हाई चार्जिंग करंट की वजह से चॉपर डैमेज हो सकता है। जब भी एक थायरिस्टर को स्विच किया जाता है ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन, तो वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से गुजरता है। उस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए आप स्नबर सर्किट का प्रयोग करते हैं। एक आरसी सर्किट जो कि थायरिस्टर के पैरेलल में लगाया जाता है, थायरिस्टर के अक्रॉस लगाया जाता है। स्नबर सर्किट में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंसेस जो है वो सीरीज में होते हैं, एलिमेंट सीरीज में होते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का सवाल है। आगे बढ़िए, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कैसे होने चाहिए? किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल है तो भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा ह्यूज वोल्टेज को विथस्टैंड कर पाए, झेल पाए, ठीक है ना। तो वो जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लॉसेस जो है वो कम होने चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस शुड बी लो। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसने जिसने भी दिया होगा। आगे बढ़िए, इसमें से क्या एक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है?
सवाल में पूछ रहा है इसमें से क्या एक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट स्टील नहीं है, बिल्कुल है भाई, एल्निको भी है, इसी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम स्टील भी है ना, क्रोमियम का भी प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन आयरन नहीं है भाई, सिलिकॉन हम भले मिलाते जरूर हैं लेकिन यहां पर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। हिस्टेरेसिस को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाया जाता है, यानी उसके जो कर्व है उसके मैग्नेटिज्म को, उसके हिस्टेरेसिस कर्व को यूं कह लीजिए कि पतला करने के लिए, ठीक है ना, ये जो है सिलिकॉन मिलाया जाता है। सिलिकॉन आयरन एक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है कि लास्ट ऑर्बिट में, सभी सेमीकंडक्टर्स के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सिलिकॉन की बात कर लीजिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 14 होता है, इसको आप लिखेंगे 284। जर्मेनियम की बात कर लीजिए, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32 और इसको आप लिखेंगे 2 8 18 4, 2 8 18 4 18 26 4 30 और 2 32। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड में गैलियम और आर्सेनिक दोनों मिलाकर एक कंपाउंड एलिमेंट बनता है। गैलियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 31 और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर हो जाता है 33। तो 31 और 33 मिलाकर फिर से वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट बनता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़िए, गेट इंपेडेंस मॉसफेट का लगभग कितना होता है? गेट इंपेडेंस, देखिए मॉसफेट एक बहुत ही ज्यादा हायर इनपुट इंपेडेंस की डिवाइस है, हायर स्विचिंग स्पीड होती है इसकी और इनपुट इंपेडेंस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखिए बहुत ज्यादा इंपेडेंस होना चाहिए। इसमें लीकेज करंट ना के बराबर फ्लो करती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है लीकेज करंट एज कंपेयर टू एफईटी। एफईटी से भी बेटर है ये। सो 10 to the power 14 मेगा ओम यहां पर कहना बिल्कुल सही होगा एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक कंट्रोल सिस्टम जिसमें कंट्रोल एक्शन जो है वो समहाउ जो है वो आउटपुट पर निर्भर करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सेमी क्लोज्ड लूप सिस्टम कहा जाता है। देखिए कंट्रोल एक्शन समहाउ डिपेंड ऑन द आउटपुट। समहाउ कंट्रोल एक्शन मींस आउटपुट जो है वो किसी तरीके से इनपुट पर निर्भर कर रहा है, आउटपुट जो है वो इनपुट पर निर्भर कर रहा है और आउटपुट से लिया गया, आउटपुट से कुछ अमाउंट में आपने क्वांटिटी ली और एज अ फीडबैक इनपुट पर दी। तो इस प्रकार से इस सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो कहा जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है वोल्टेज अप्लाइड टू अ ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज्ड कीपिंग V by F रेशियो कांस्टेंट। वोल्टेज जो आप बढ़ा रहे हैं V by F रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए, यानी कि आप V by F को बढ़ा रहे हो, सॉरी V by F को कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, माफी चाहेंगे, आपने V by F को कांस्टेंट रखा हुआ है, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ है, कोई बात नहीं जी। तो आप यहां पर कह रहे हैं कोर लॉसेस क्या होंगे? कोर लॉसेस में हिस्टेरेसिस लॉसेस आ जाते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं और एडी करंट लॉसेस आ जाते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर निर्भर करते हैं। तो कुल मिलाकर कोर लॉसेस जो है वो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस का समेशन है। तो अगर आपने बढ़ाया तो कोर लॉसेस आपके बढ़ेंगे। और मैग्नेटाइजिंग करंट चूंकि आपका बीएम कांस्टेंट है तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ट्रांसफार्मर है तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। सही जवाब हो जाएगा इंक्रीज और आईएम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। जिसने भी बी दिया होगा उसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में किसके कारण से होती है? क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स के कारण होती है, इम्प्रॉपर डिजाइन की वजह से होती है, लो वोल्टेज सप्लाई की वजह से होती है या हायर लोड की वजह से होती है। तो इंडक्शन मोटर है भाई। इंडक्शन मोटर में दो चीजें हैं, क्रॉलिंग और कॉगिंग। कॉगिंग है मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमेना जिसमें आपस में स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर से कपल्ड कर लेता है और फाइनली रोटर रुक जाता है। कॉगिंग को अवॉइड किया जा सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल में आप नंबर ऑफ स्लॉट्स रखिए। और क्रॉलिंग जो है वो हार्मोनिक्स की वजह से होता है, 5th and 7th ऑर्डर हार्मोनिक्स की वजह से होता है, 5th and 7th हार्मोनिक्स की वजह से होता है। क्रॉलिंग को भी अवॉइड किया जा सकता है अगर आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में देखें तो क्रॉलिंग ना के बराबर होता है क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क ही बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्रॉलिंग को इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। क्रॉलिंग जो है वो हार्मोनिक्स की वजह से होता है। आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। क्रीपिंग, ये जो क्रीपिंग है ये फिनोमेना किस में होता है? क्रीपिंग देखिए एनर्जी मीटर से रिलेटेड है। एनर्जी मीटर्स को वॉट आवर मीटर्स भी कहा जाता है।
एनर्जी मीटर्स को वॉट आवर मीटर्स भी जो है वो कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जिसने जिसने भी बी दिया होगा उसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को मेजर किया जा सकता है म्यू एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, भाई कैपेसिटेंस जिससे भी मेजर करोगे आप उसी से रिलेटिव परमिटिविटी भी मेजर कर सकते हो। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस आप मेजर करोगे शेयरिंग ब्रिज से, है ना, तो शेयरिंग ब्रिज सही जवाब हो जाएगा यहां पर। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डी सॉटीज ब्रिज का भी प्रयोग किया जाता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए, बट शेयरिंग ब्रिज विल बी द प्रेफरेबल ऑप्शन एज कंपेयर टू डी सॉटी ब्रिज। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जिसने जिसने भी बी दिया होगा उसका सही है। और हेज ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द इंडक्टेंस विद अ हायर क्वालिटी फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। एक 5 एम्पियर का 230 वोल्ट का मीटर है जिस फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर टेस्ट पर वो 60 रिवॉल्यूशन 360 सेकंड में ले रहा है। नॉर्मल डिस्क की स्पीड 520 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर है। हमें परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी। चलिए बताइएगा सभी लोग कितनी हो जाएगी परसेंटेज एरर। सभी लोग करने का प्रयास कीजिएगा इस सवाल को। चले भाई देखिए इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये नॉर्मल डिस्क स्पीड दे रखी है, मतलब आपको ट्रू मीटर कांस्टेंट दे रखा है 520 रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर। अब आपको मेजर्ड निकालना है। मेजर्ड कैसे हो जाएगा, मेजर्ड निकलेगा आपका कितने रिवॉल्यूशन है, 60 रिवॉल्यूशन है पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर के लिए आपको चाहिए टोटल जिस वोल्टेज पर आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राइव दिस वोल्टेज पर आपका मीटर रन कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट ले रहा है एक लोड, ठीक। पावर फैक्टर यूनिटी है। ये जो 60 रिवॉल्यूशन है वो 360 सेकंड में है, तो 360 सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए 60/60 से आप डिवाइड करोगे। दूसरी बात, ये जो वोल्टेज इनटू करंट और ये पावर फैक्टर है ये वॉट में आएगा। किलोवाट के लिए आप 1000 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 1000 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो यहां से ये जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1000। अब नीचे आ जाएगा डिवाइड में 230 इंटू 5 इंटू 360। अब यहां से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 6 से अगेन ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। चलिए मैं यहां पर आगे लिख देता हूं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, 600 और आगे 3 शून्य और लग जाएंगे, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 230 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5 times divided with 230 and divided with 5 as well, 521.73 521.73 आ रहा है। Now to calculate the percentage error, this is the measured is 521.73 minus 520, true 520 है, multiply with 100, तो यहां पर हम करके देखते हैं इसको। ये हो जाएगा -520 और डिवाइडेड बाई 520 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.003344 multiply by 100, so we can say that 0.33% is the right answer। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जिसने जिसने भी बी दिया होगा उसका सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल था ये। Which point of root locus specifies the meeting or collision of the two poles? कौन सा पॉइंट रूट लोकस का स्पेसिफाई करता है दो पोल्स का मीटिंग पॉइंट या कोलिजन पॉइंट? देखिए रूट लोकस कभी भी आप बनाते हैं तो रूट लोकस के कुछ नियम हैं। जब कभी भी दो पोल या दो जीरोस आपस में हो और उनके बीच का पार्ट रूट लोकस का हो, मान लीजिए कि ये दो पोल्स हैं और दो पोल्स के बीच का पार्ट रूट लोकस का है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर भी होगा, क्योंकि एक नियम होता है कि
नियम होता है कि उसके पीछे की जो संख्या होनी चाहिए पोल्स या जीरोस की वो ऑड होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपका यहां पर ये पार्ट रूट लोकस का है, मान लीजिए ये पार्ट रूट लोकस का है, तो ये पार्ट अगर रूट लोकस का है तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो ब्रेक अवे पॉइंट कहलाता है, जहां पर ब्रेक अवे पॉइंट कहलाता है, जहां पर रूट लोकस जो है वो यहां से निकलता है और कहीं पर जाकर जहां पर दो जीरोस मिल रहे होंगे वहां पर जाकर जो है वो आपस में इस तरीके से निकलेगा और फिर बाहर की तरफ ऐसे एक पाथ ऐसा चला जाएगा, डिपेंड करता है सिस्टम क्या है, और फिर इस तरीके से एक पाथ इससे बाहर चला जाएगा। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है ना, और यहां से ये जीरोस पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये ब्रेक अवे पॉइंट कहलाता है और ये ब्रेक इन पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका आंसर डी, ब्रेक अवे पॉइंट, जहां पर दो स्पेसिफाइज द मीटिंग और कोलिजन ऑफ टू पोल्स कह रहा है, टू पोल्स, तो वहां पर वो पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट कहलाता है। जिसने भी डी आंसर दिया होगा उसका सही। आगे बढ़ेंगे। With negative feedback in a closed loop control systems, the system sensitivity to parameter variations becomes zero, becomes infinity, variations increases और variations decreases। देखिए सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। सवाल कह रहा है नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, जहां पर GH की वैल्यू नेगेटिव में हो। आप सभी लोगों को पता है कि अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो सिस्टम का गेन जो है वो डिक्रीज करेगा, और सिस्टम में अगर सिस्टम के पैरामीटर्स में कोई भी डिस्टरबेंस होता है या कोई भी वेरिएशन होता है तो उन वेरिएशंस पर ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, यानी कि सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है नेगेटिव फीडबैक के कारण पैरामीटर वेरिएशन करने से वो डिक्रीज करेगी, सिस्टम की सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी, सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव नहीं परफॉर्म करेगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, फॉर नेगेटिव फीडबैक के साथ डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड इनपुट सिग्नल जो है वो कंट्रोल सिस्टम में क्या है? एक्सेलरेटिंग फंक्शन है, इंपल्स इनपुट है, स्टेप फंक्शन है और रैंप फंक्शन है। देखिए जब कभी भी हम कोई भी सिस्टम ले लीजिए, जब हम कभी भी सिस्टम्स की एनालिसिस करते हैं तो हमेशा हम स्टेप इनपुट लेते हैं, क्योंकि इनपुट जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि हम अपने सिस्टम के रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकें। सिस्टम के रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए हमारा इनपुट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, और इसीलिए स्टेप इनपुट ही रेफरेंस लिया जाता है, स्टेप इनपुट ही लिया जाता है, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टैकोमीटर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्या रिड्यूस करेगा? टैकोमीटर के फीडबैक से क्या रिड्यूस होगा? डैंपिंग रिड्यूस होगा, बोथ गेन एंड डैंपिंग रिड्यूस होगा, टाइम कांस्टेंट रिड्यूस होगा, या सिस्टम का गेन रिड्यूस होगा? टैकोमीटर फीडबैक का प्रभाव क्या रिड्यूस करेगा? या टैकोमीटर का फीडबैक यूज करने से सिस्टम का गेन बढ़ता है, घटता है? ये कह लीजिए सवाल में ये पूछ रहा है। देखिए यहां पर आगे चेक करते हैं हम। इसके लिए एक उदाहरण मैं लेकर आया हूं आपके सामने। मैंने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया है टैकोमीटर के फीडबैक को परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए। देखिए बिना टैकोमीटर फीडबैक के लिए मान लीजिए हमारा सिस्टम ये है 16/SS+4। मैंने एक सिस्टम ले लिया है और यूनिटी फीडबैक लिया हुआ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम निकालते हैं 1 + GS/HS, तो हमने GS रख लिया और HS हमारा यूनिटी हो गया और हमने यहां पर निकाला। बाकी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंपेयर किया सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, s² + 2 जीटा ओमेगा ns + ओमेगा n² = 0 से इसको कंपेयर किया, तो यहां से नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो आया वो 4 रेडियन/सेकंड आया, और जो जीटा आया वो 0.5 आया। अब यहां पर अगर हमने टैकोमीटर लगा दिया, देखिए टाइम कांस्टेंट आया 1/जीटा ओमेगा n और ये हमारा टाइम कांस्टेंट आया 0.5 सेकंड्स। लेकिन जब हमने टैकोमीटर फीडबैक लगा दिया, टैकोमीटर का गेन जो होता है वो KS होता है, ध्यान रखिएगा। टैकोमीटर का गेन जो होता है वो KS होता है। यहां पर गेन ले लिया है 0.15 और S आगे लगा ही हुआ है। टैकोमीटर का गेन लगा दिया और फिर हमने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट किया। सबसे पहले उसको सॉल्व किया, उस पीछे वाले जो अभी डायग्राम आपने देखा उसको सॉल्व किया और 1 + GS/HS के फॉर्म में लेकर आए, और फिर हमने ओमेगा n देखा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो सेम है, और जो हमारा जीटा है वो अगर आप देखोगे तो जीटा हमारा इंप्रूव हो गया है। तो एक ऑप्शन तो यहां कट हो गया कि आपका जो जीटा है वो आपका डिक्रीज नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, डैंपिंग रिड्यूस नहीं करेगा। टाइम कांस्टेंट, आइए देखते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होगा। देखिए यहां पर
अगर आप देखेंगे तो जो टाइम कांस्टेंट था वो पहले 0.5 सेकंड्स था और अब जो है वो टाइम कांस्टेंट 0.32 सेकंड्स हो गया है। यानी कि यहां पर जो टाइम कांस्टेंट है टैकोमीटर फीडबैक से वो रिड्यूस हो गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका टाइम कांस्टेंट 1/जीटा ओमेगा एन। कंट्रोल सिस्टम में टैकोमीटर फीडबैक से टाइम कांस्टेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, गेन रिड्यूस नहीं होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जिसने जिसने भी दिया होगा। आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। Second derivative input signal modify which of the following? Second derivative input signals modify which of the following? Gain of the system. Second derivative signal जो है वो सिस्टम के गेन को मॉडिफाई करता है, टाइम कांस्टेंट को मॉडिफाई करता है और ऑसिलेशन को सप्रेस करता है, टाइम कांस्टेंट को मॉडिफाई करता है या सिस्टम की डैंपिंग को मॉडिफाई करता है। देखो सेकंड डेरिवेटिव का यूज करने से टाइम कांस्टेंट एज वेल एज ऑसिलेशंस दोनों ही कम होंगे। एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव विल reduces the oscillation, also reduces the time constant. Okay, modify करता है time constant को भी। आगे बढ़िएगा। In a DC machine, iron losses are independent of variations in। DC machines में जो आयरन लॉसेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसके वेरिएशन से? लोड के वेरिएशन से, स्पीड और वोल्टेज के वेरिएशन से, वोल्टेज के वेरिएशन से या स्पीड के वेरिएशन से। तो सही जवाब हो जाएगा लोड के वेरिएशन से। आपके आयरन लॉसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लोड आप कितना भी बढ़ाते चले जाइए, नो लोड से फुल लोड, आपके आयरन लॉसेस कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। डबल केज इंडक्शन मोटर, रोटर इज टू डिजाइन टू प्रोवाइड। बताइए, डबल केज इंडक्शन मोटर है, तो डबल केज इंडक्शन मोटर में रोटर इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़े और स्टार्टिंग करंट आपका घटे। ये कारण होता है, नहीं तो सिंगल स्क्वायरल केज से भी काम चल जाता। स्टार्टिंग टॉर्क कम है सिंगल स्क्वायरल केज का और स्टार्टिंग करंट भी ज्यादा है। इस कारण से डबल केज इंडक्शन मोटर या डीप बार इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया गया। सवाल है, फील्ड कॉइल्स डीसी जनरेटर्स की किसकी बनी हुई होती हैं? यूजुअली जो डीसी जनरेटर्स की फील्ड कॉइल होती हैं वो कास्ट आयरन की बनती हैं, कार्बन की बनती हैं, माइका की बनती हैं या कॉपर की बनती हैं। तो भाई फील्ड कॉइल्स हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, हम कॉपर वगैरह, अरे कॉपर का इस्तेमाल तो करेंगे, कास्ट आयरन कार्बन माइका का प्रयोग तो नहीं करेंगे, है ना। वाइंडिंग बनानी है तो कॉपर ही प्रयोग किया जाएगा। मॉसफेट अभी बताया, मॉसफेट इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। तो सही जवाब हो जाएगा हाई, ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। कहा है सवाल में, कहा है विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स अर्ली इफेक्ट इन अ बीजेटी। देखिए अर्ली एक साइंटिस्ट का नाम था, ओके तो जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब हम कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो कलेक्टर टू एमीटर वीसी वोल्टेज को जब आप बढ़ाते हैं और नेगेटिव इंक्रीज करने पर वीसीबी को, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को, देखिए जब आप वीसीबी को इंक्रीज करोगे रिवर्स बायस में, वीसीबी मींस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज जो रिवर्स बायस में होता है, तो जब आप उसको इंक्रीज करोगे तो वीसीई अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो वीसीबी को जब आप बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो बेस विड्थ है वो डिक्रीज करता है, और बेस विड्थ डिक्रीज करने से रिकॉम्बिनेशन कम होगा और बेस करंट घटेगा। सो दिस इज रिलेटेड टू बेस नैरोवर रीजन। क्यों? क्योंकि बेस विड्थ जो है वो कम होती है, तो बेस नैरोवर रीजन से ये रिलेट करता है। ये मैंने आपको बताया भी है कई बार पढ़ाते समय, पी ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। 3 फेज सेमी कन्वर्टर्स में फायरिंग एंगल अगर 60 डिग्री से कम है, देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और अच्छा सवाल, फायरिंग एंगल अगर 60 डिग्री से कम है तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट ही नहीं करता है। उसने पूछा है फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट्स फॉर, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। और अगर देखिए 3 फेज सेमी कन्वर्टर की बात की जा रही है तो फायरिंग एंगल विल नॉट कंडक्ट until the value of firing angle will reaches or crosses the value of 60 degrees। तो 60 डिग्री से कम के लिए 0 डिग्री होगा, बट 60 डिग्री से ऊपर के लिए 120 डिग्री माइनस अल्फा होगा। फ्री व्हीलिंग डायोड जो कंडक्ट करेगा वो 120 डिग्री माइनस अल्फा लिए कंडक्ट करेगा फॉर ग्रेटर देन अल्फा, फॉर अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन होगा 0 फॉर लेस देन 60 डिग्रीज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉपर कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कराया जाए
कहा है कॉपर कंडक्टर को अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कराते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, और जहां पर फ्लक्स का चेंज होगा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वायर में, कॉपर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जिसने भी डी दिया है उसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़िए। The current induced in the rotor conductors of single phase induction motor has such directions which supports in positive half and opposes in other half cycle of the current। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यही होता है, क्योंकि आप अल्टरनेटिंग करंट दे रही हैं तो जो एमएमएफ है वो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप होता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में डेवलप होता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं। एक आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहेगा और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहेगा, एक फॉरवर्ड होगा और एक बैकवर्ड होगा। दोनों सिंक्रोनस स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना चाहेंगे और इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल का जीरो हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, इंफिनिटी हो जाएगा या फाइनाइट हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो मटेरियल का हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी वुड बी इनफाइनाइट, कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाएगी। परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, परमानेंट पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है सिर्फ डीसी के लिए। सिंपल सा सवाल है। एलवीडीटी का जो आउटपुट होगा वो किस रूप में होगा? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं आप। तो ये यूज किया जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर के लिए। किसके लिए? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता है एलवीडीटी, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, लो टीसी वोल्टेज का एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, कौन सी डिवाइसेस का यूज करना चाहिए भाई? एक्यूरेट मेजरमेंट, हायर सेंसिटिविटी, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो सही जवाब है डीसी पोटेंशियोमीटर, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग कीजिए, डीसी पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कीजिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। ए आंसर इज राइट। एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट को रखा जाता है अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। एक ये सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर रखा जाता है एक बार मैग्नेट को। यहां पर इस प्रकार से ये रख दिया मैंने बार मैग्नेट, और कहा जा रहा है कि इसको रोटेट किया जाए, इस एक्सिस पर इसको रोटेट किया जाए। तो भाई इसको अगर रोटेट करो, इसको अंदर बाहर नहीं लेकर जाओगे, कुछ कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इसमें कोई ईएमएफ, लेकिन जब अंदर बाहर लेकर जाओगे तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी जब इसको अंदर लेकर जाओगे या बाहर लेकर आओगे। लेकिन अगर आप इसको रोटेट करोगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी है उतनी ही क्रॉस करेंगी और देयर वुड बी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, हेंस नो करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा कॉइल में। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कंबाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट, बीजेटी और मॉसफेट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करता है, ये है आईजीबीटी। आईजीबीटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी, ये सभी लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छा बहुत ही पुराना सवाल है और अच्छा सवाल भी है। गेन ऑफ 10 to the power 6 टाइम्स, पावर में कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो पावर को जब आप डीबी में पावर गेन को डीबी में एक्सप्रेस करते हो तो आप 10 लॉग लेते हो, 10 log of 10 to the power 6 हो जाएगा यहां पर पावर गेन इन डीबी, पावर गेन इन डीबी, एपी इन डीबी। तो पावर गेन इन डीबी को यहां पर आप करेंगे, सो 10 into 6 60 डीबी हो जाएगा, ये 60 डीबी। और वोल्टेज गेन के लिए 20 log लिया जाता है, ध्यान रखिएगा 60 डीबी इज द राइट आंसर। गेन ऑफ 10 to the power 6 टाइम्स, ये सेम क्वेश्चन हो गया है। तो ये थे सवाल जो आपके आरएसएमएसएसबी जेईई डिग्री के पेपर में कुछ 5 से 6 सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। ज्यादातर सवाल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, इन्हीं सब सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। आप परफेक्टली एनालाइज कर सकते हैं और आरएसएमएसएसबी जेईई के पेपर के लिए तैयारी इसी के हिसाब से करिए। आपको पावर सिस्टम्स, नेटवर्क थ्योरी, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस दीपा मैम पार्ट 2 में कराएंगी। मिलते हैं आपसे अगले पेपर सॉल्यूशन के लिए, 2022 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे हम। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जितने लोगों ने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप बैचेस से जुड़ना चाहें तो आप जेईई फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं आरएसएमएसएसबी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।